नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा एक तरह से आप लोग रखते रहे हैं, रखते रहेंगे और रखते रहिएगा। बात करेंगे हम क्लास 7th का जो ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 रेगिस्तान में जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि रेगिस्तान में किस प्रकार का जीवन हमारे इस समाज में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे इस जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है और तो कहीं बहुत कम तापमान आपको देखने को मिलता है। तो वैसे ही हम रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो रेगिस्तान क्या होता है? एक शुष्क प्रदेश वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर वनस्पति और तापमान बहुत ज़्यादा तापमान होता है, लेकिन वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं। हम बात करेंगे अफ्रीका के रेगिस्तान के बारे में, जो आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा। चलिए, तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन सी ऐसी दो नदियाँ जो मैंने आपको परसों पढ़ाई थी, उन दोनों नदियों के नाम कमेंट करके बताइए कि जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो दक्षिण अफ्रीका में जो घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र में आप लोग को दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, तो हम मेरे ख्याल से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो है क्या हैगा, दक्षिण अफ्रीका का मानचित्र है। ये आप लोग को सहारा रेगिस्तान आपको देखने को मिल रहा होगा। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और ये मैरिटोनिया करके नाम जो कंट्री है वो उसके अंदर इंक्लूड देखने को मिलती है। खैर, हम बात करने वाले हैं जो हमारे दक्षिण अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान है वो कितना बड़ा है। तो सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका जो क्षेत्रफल अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। पूछा भी जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है, वो कौन कौन से देश उसके अंदर आते हैं या कौन कौन से देशों में वो फैला हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा जैसे देश इस मरुस्थल में इंक्लूड पाए जाते हैं। रेगिस्तान के बारे में आप सोचते सोचते छोड़ दो, इसको नहीं सोचेंगे हम। खैर, हम बात करेंगे इसके आगे की। तो यहाँ पे आप इन मुख्य रूप से याद कर सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसके ईस्ट साइड हिंद महासागर, वेस्ट साइड अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ साइड भूमध्य सागर और साउथ साइड आपको कौन सा सागर देखने को मिलेगा, कमेंट करके बताइए। तो आप लोग को मैं बताता हूँ, पोम्पो नदी और ऑरेंज नदी जो आप लोग को दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में देखने को मिल जाएंगी। जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ की जलवायु आप बताइए कि देखिए, अगर बर्फ़ यानी कि अगर वहाँ पे रेगिस्तान है तो उसकी जलवायु तो कम्प्लीटली शुष्क ही होगी। यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होगी, तब तो वहाँ रेगिस्तान बना हुआ है। यहाँ आकाश बादल रहे तो निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानों पर आप लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी तो लोग रेत पर क्या करते हैं, चाय बना लेते हैं, रोटी सेक लेते हैं, पापड़ भी सेक लेते हैं। आपने भारत में भी देखा होगा, जो भारत में जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे हम, रेगिस्तान वाला इलाका जो राजस्थान में है, बीएसएफ के जवान उस पर चाय बनाते हैं, अपना आमलेट बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग ये जान ही चुके होंगे, जलवायु शुष्क है और क्या है, बहुत ज़्यादा कठोर जलवायु है और गर्म जलवायु है, शुष्क जलवायु है। लेकिन वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होंगी, तो आप लोग को मालूम है, अगर वहाँ पे रेगिस्तान है तो वहाँ पे कैक्टस होगा, खजूर होगा, ऐसे ही पेड़ होंगे जो क्या ना हो बच्चे, जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। जानवरों में मुख्य रूप से ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की जो बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और समझदार हैं, क्योंकि वहाँ पीने खाने को कुछ है नहीं। जो ये ऊँट है, ऊँट को पानी कम चाहिए होता है, तो ऊँट वहाँ पे आराम से रह लेगा। चलिए, तो अगर लोगों की बात करें तो आपने लोग देखे हैं दक्षिण अफ्रीका के, नहीं देखे तो आपने देखे होंगे, काले कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा काले होते हैं, मोटे होते हैं, अलग अलग डिजाइन के बाल रखाए होते हैं। रखाए मतलब जैसे आप लोग तेरे नाम के, मेरे नाम के और हनी सिंह की और इस स्टाइल की कटिंग कटाते हैं, वैसे ही वो लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने कलर के बाल और अलग अलग तरीके से देते हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से बकरी, भेड़, बालू, ऊँट, घोड़े जैसे जानवर देखने को मिल जाएंगे, जो वो दुग्ध उत्पादन वाली जानवर देखने। तो देखिए, सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी के लोगों का निवास में मदद करती है। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात करें तो गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। खजूर के पेड़ तो आप लोगों ने देखे होंगे। और यहाँ पर मिस्र में उगाए जाने वाला कपास विश्व में सबसे प्रसिद्ध कपास माना जाता है। तो तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर मुख्य रूप से लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज जैसे कुछ खनिज तत्व और खनिज लवण भी देखने को मिलते हैं।
सहारा का सांस्कृतिक जीवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल भी आपको देखने को मिलती हैं, ऊंचे ऊंचे कांच की खिड़कियाँ, ऊँट के प्राचीन मार्ग और कई अन्य प्रकार की जानकारी भी यहाँ पर, और कुछ अन्य प्रकार की कलाकृतियाँ सेल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, कोई अलग प्रकार की कटिंग कराता है, कोई अलग प्रकार से चोटी रखता है, बहुत ही डिजाइन वाले लोग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये हमारा भारत है। भारत का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, सियोक नदी के बारे में सुन लीजिए, इंडस नदी के बारे में सुन लीजिए, कारगिल के बारे में सुना होगा, गिलगित, और सारे सुने ही होंगे आप लोगों ने। तो ज़रा बताइए कि भारत में एक नदी है जो पाकिस्तान जाती है, उस नदी का नाम बता दीजिए कमेंट करके, वो कौन सी नदी है जो पाकिस्तान जाती है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगी। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें से सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानियाँ। यानी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो लद्दाख में ही आपको देखने को मिलता है, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और साथ ही साथ उत्तर में काराकोरम पर्वत आपको देखने को मिलता है, और भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान भी लद्दाख में ही देखने को मिलता है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर है से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है और रात में यहाँ तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीली ठंड होती है और लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ये यहाँ पर बात कही गई है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर हमेशा ही क्या रहता है बच्चों, रेगिस्तान बना रहता है, बर्फ़ भी रहती है। लेकिन ये भारत का ठंडा रेगिस्तान अगर पूछा जाए कहाँ है तो वो लद्दाख में देखने को मिलेगा। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आपको वहाँ पे लगाना है। तो यह जानकारी ये छोड़ दो, कुछ नहीं जानना है तुम लोग को। लेकिन याद रखेंगे कि अगर सूर्य की धूप में आप इस तरह बैठे कि आपके पैर की छाया में हो और आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, यहाँ उच्चता, ये सब छोड़ दो, इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि लद्दाख में आप लोगों को कौन सी बकरी मिलेगी, लद्दाखी बकरी, यानी जो जंगली बकरी होती है वो, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते जो ठंड में और बर्फ़ में पाए जाते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है और भेड़ एवं बकरी का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। जबकि यहाँ पर कुछ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं जिनका नाम रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन, हुप नामक यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। लोग तो आप लोगों ने देखे होंगे लद्दाख में बहुत ज़्यादा बौद्ध मठ पाए जाते हैं और लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं और कुछ प्रसिद्ध मठ हेमेस थिक्से से लामा युरू, ये कुछ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पे आलू, जौ, टमाटर, मटर, अजब, सलजम की खेती भी देखने को मिलती है। आप सोचोगे ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई वो नहीं होने वाला है, आपको मार्क्स आराम से मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आलू, भट्टा, प्याज, टमाटर लिख के आ जाओ, सिंपल तरीके से लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखेंगे, लद्दाख में मुख्य रूप से जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती होती है, ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा लद्दाख की राजधानी लेह है, आप लोग सुने भी होंगे नाम। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको भी मालूम होगा जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था तब लद्दाख आया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी का जोड़ता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा और आई होप कि यहाँ पे आपने पर्यटन के लिए जाने का मौका मिलेगा जब आप UPSC क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे, तो आप लोगों को मौका ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपनी पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।